हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में अपने बात की थी कि जितने भी जो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट जो आए थे, पहले तो जो कंपनी का शासन हुआ था वहाँ तक, यानी कि करीबन जब कंपनी निर्माण हुई 1600 से लेकर करीबन 1765 तक जो एक्ट आए थे उनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में 1765 के बाद में और 1857 तक, 1858 यानी 1853 का जो लास्ट एक्ट आया था, उसके बाद में 1858 का में कंपनी का शासन खत्म हो गया था और कंपनी ही खत्म हो गई थी 1858 में। उसके बाद में 1947 तक जो है ब्रिटिश क्राउन का रहा था राज, तो शासन रहा। इस प्रकार से हमने जो सभी रेगुलेटिंग एक्ट आए उनके बारे में चर्चा की थी और जो चार्टर एक्ट आए उनके बारे में बात की थी। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, आज अपने इसकी बात करते हैं कि इससे भारत के शासन प्रशासन और भारत के संविधान निर्माण में, भारत के संवैधानिक विकास में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं कि 1700 इसमें 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 17 इसमें क्या पढ़ना है अपने को। इसमें पढ़ना क्या है कि परिणाम देखना है। इसमें क्या देखना है? परिणाम और प्रभाव, यानी परिणाम क्या रहा है इस रेगुलेटिंग एक्ट का और प्रभाव क्या पड़ा। तो लास्ट वीडियो में जैसे अपने बहुत बार इस बात की चर्चा कर ली है कि सबसे पहले 1600 में कंपनी बनी थी, फिर उन्होंने सूरत के अंदर पहली कोठी डाली, यानी व्यापारिक फैक्ट्री बनाई। उसके बाद में उन्होंने मुंबई और मद्रास और बंगाल साइड में इधर अपना जो ध्यान बनाया और बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया। यानी एक युद्ध हुआ था 1764 के अंदर, जिसमें बक्सर का युद्ध, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सॉरी, उसके बाद में मीर जाफर जो थे, 1664 में मीर जाफर थे, अवध के नवाब थे, और अपने शाह आलम द्वितीय थे, दिल्ली के शासक प्रशासक थे जो कि मुगल बादशाह। तो इन सब की संयुक्त सेना से रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे और उन्होंने क्या किया था, बंगाल पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो बंगाल पर अधिकार करने के साथ ही उनको क्या मिल गया था, भारत के दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र, वर्तमान जो कि बंगाल, बंगाल का इलाका, बिहार, ये बिहार, आप पहले इसको देख लीजिए, बंगाल, बिहार, ये सब तो इलाका था। इसके अंदर बड़े प्रांत की बात करूं तो बंगाल, मद्रास और यहाँ पर था बम्बई। बट उसका नाम, वर्तमान जो मुंबई है, उस टाइम पे उसका नाम क्या था, बम्बई था। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ था, मुंबई, मद्रास और बंगाल में ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अधिकार हो गया था और यहाँ पर क्या कर दिए गए थे, गवर्नर को शासन दे दिया गया था। जो कि यहाँ के गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, वो क्या करता था, यहाँ की जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू यानी कि दीवानी सिस्टम, दीवानी का मतलब होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व कौन इकट्ठा करता था, यहाँ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था बंगाल के अंदर बैठता था। ठीक है, तो इसी प्रकार उस टाइम पर क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था। सत्ता क्या थी, सत्ता क्या थी, बिखरी हुई थी। सत्ता का था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आपने 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बुक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, विकेंद्रीकरण का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। विकेंद्रीकरण का होता है बिखरा हुआ, बिखरा यानी कि सत्ता यानी बिखरी हुई थी। सत्ता कैसी थी, सत्ता कैसी थी, विकेंद्रीकृत थी, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या हुआ, यहाँ गवर्नर अलग होगा, यहाँ गवर्नर अलग होगा, यहाँ गवर्नर अलग होगा। इसको अपने जो प्रांत है उसकी विधिक जो सेवा थी, विधिक विधायिका, विधायिका जो होती है, विधायिका समझते हो आप, विधायिका का मतलब होता है विधायिका। आप, मैं ये तीन चीजें आपको समझा देता हूँ पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप हमेशा ही इसमें उलझे रहोगे। ठीक है, विधायिका, पहले चलो देखो सरकार के तीनों अंग बता देता हूँ आज आपको मैं। ठीक है, हालांकि आपने पहले भी सुन रखा होगा, इसको समझिएगा कि सरकार जो है वो किससे मिलकर बनती है। सरकार बनती है विधायिका, ठीक है, विधायिका, इसके साथ में क्या होता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक आ जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका शायद आप समझ गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि न्यायपालिका जो कोर्ट, सेक्शनल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट के भी आपको पता होगा सबसे ऊपर कौन सा होता है, हाई कोर्ट, फिर सेक्शनल कोर्ट होते हैं जो कि राज्य स्तर पर होते हैं, उसके बाद में ये जिला स्तरीय होते हैं न्यायालय। इस प्रकार से इन कोर्ट का बंटवारा होता है। तो ये हो गए कोर्ट। लेकिन विधायिका, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, विधायिका के अंदर क्या होता है, विधायिका बनती है सांसदों से। आप सांसद तो समझ ही गए होंगे,
सांसद तो आप समझ ही होंगे, किसी क्षेत्र विशेष के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, सांसद बोला जाता है। तो सांसद हो गया। इसके बाद में सांसद कहाँ पर बैठते हैं, सांसद सदन, दो सदन है हमारी लोकसभा के, सॉरी अपने जो सांसद क्या विधायिका के दो संसद कौन कौन से, एक तो लोकसभा के सदस्य और एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, अपने जैसे यहाँ तो लोकसभा है, यहाँ राज्यसभा है और यहाँ राष्ट्रपति भवन है, इस प्रकार से। ठीक है ना, बीच में इनके, तो ये सिस्टम है। तो ये होती है विधायिका, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों से क्या बनता है, सांसद बनती है। और संसद ही क्या करते हैं, विधायक बनाते हैं। विधायक यानी कि कानून होता है, विधिक शक्ति इनके पास में प्राप्त होती है। सांसद क्या करते हैं, मिलकर के विधायक बनाते हैं। विधिक यानी कानून बनाते हैं, कुछ भी कोई भी कानून है यही लोग बनाते हैं। और इस पर क्या होता है, फिर पहले मंत्री के साइन होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के साइन होती है, पीएम के साइन होते हैं और उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन होते हैं और वो कानून लागू हो जाता है। अच्छा, कार्यपालिका के अंदर क्या आता है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये यहीं पे बता देता हूँ। कार्यपालिका के अंदर आता है आपके राष्ट्रपति, पहले आप देख लीजिए पीएम यानी मंत्री, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए जो भी, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद, पूरा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। ये क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंदर आते हैं। यानी कार्यपालिका आप समझ गए होंगे, जो भी कानून होता है, जो कानून बनाए जाते हैं, कानून का मतलब कोई भी विधायक होता है। विधिक दो प्रकार के होते हैं, ये अपने आगे चर्चा करेंगे। कानून भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अपने आगे खुलकर इसमें बारे में बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर अनुच्छेद 52 के बाद में, ठीक है ना। तो ये कार्यपालिका के अंदर आता है। कार्यपालिका के अंदर क्या होता है, मंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इनका होता है मुखिया, ये आते हैं कार्यपालिका के अंदर। ये कहां से उठकर आते हैं, ये इन्हीं सांसदों में से ही होते हैं। और ये सांसद, ये कार्यपालिका है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है, ये उत्तरदायी होती है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। विधायिका के लिए उत्तरदायी कौन होता है, विधायिका के लिए उत्तरदायी कौन होता है, कार्यपालिका विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है किसके लिए, विधायिका के लिए, कौन, कार्यपालिका। और न्यायपालिका तो आप समझ ही होंगे, जिसमें कोर्ट वगैरह आते हैं, तो ये बनते हैं विधायिका से। ठीक है, अब आपने बात कर रहे थे यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होगा, ये विधायिका जब बनाई जाएगी तो मुंबई का अलग विधिक बनेगा, मुंबई का यानी कि बंबई उस टाइम पे जो था प्रांत था, अगर यहाँ का गवर्नर अलग होगा, अगर इसको भी अधिकार दे दिए जाए, यहाँ भी अधिकार दे दिए जाए, इसको भी अधिकार दे दिए, और तीनों के तीनों है किसके, ये तीनों के तीनों ब्रिटिश कंपनी के हैं, ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर हैं वो है। तो इन तीनों के अलग अलग कानून होंगे, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इन तीनों पर ही पड़ेगा और साथ ही साथ में कंपनी पर पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। सत्ता का केंद्रीकरण से मतलब है मेरा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। आप मेरी ये बात को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता बिखरी हुई है, क्यों सत्ता बिखरी हुई है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का विधिक अधिकार है, इनके पास में अपने खुद के विधिक अधिकार है, और इनके पास में अपने खुद के विधिक अधिकार है, यानी खुद अपने ये विधायक है, विधिक विधान है जो वो बना सकते हैं। तो अब इनको जरूरत क्यों पड़ी, ये जो तीनों में से एक, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसका कारण क्या था, आपको कारण भी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परिणाम, प्रभाव और कारण। कारण ये था कि 1765, आपको मैंने बता दिया था कि कंपनी के पास में राजनीतिक अधिकार आ गए थे। कंपनी के पास में राजनीतिक अधिकार कैसे आए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 1765 जो एक बक्सर का, 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में जो उसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे 1764 के युद्ध में, तो उसके बाद में बक्सर की संधि हुई थी। बक्सर की नहीं संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत इनके पास में राजस्व प्राप्त करने का अधिकार, मैंने दीवानी राजस्व ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको क्या मिल गया था, एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार मिल गया था। राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त हो गए थे। किसको प्राप्त हो गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक अधिकार यानी कि दीवानी जो अधिकार थे, राजस्व प्राप्त करने के अधिकार थे, वो मिल गए थे। मैंने आपको ये पूरे अच्छे तरीके से पहले समझा दिया। तो अब मैंने आपको फिर इसके बाद में मैंने एक चीज और बताई थी कि जैसे इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने द्वैध शासन लागू कर दिया था। क्या कर दिया था, द्वैध शासन। ये भी मैंने आपको बता दिया था
कि दीवानी किसी के और निजामत किसी और के पास में थी और दीवानी किसी और के पास में थी। निजामत का मतलब वहां की देख रेख और वहां का काम करना, काम मतलब क्षेत्र का काम करना, तो वो निजामत थी किसी और के पास में। तो इस प्रकार से निजामत किसी और के पास में, दीवानी अधिकार किसी और के पास में, तो ये था एक द्वैध शासन, जिसके कारण कंपनी में फैल गया था भ्रष्टाचार। क्या फैल गया था? भ्रष्टाचार। कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया तो क्या किया गया, वहां पे लॉर्ड नार्थ नाम के एक व्यक्ति थे। क्या थे? लॉर्ड नार्थ। अब लॉर्ड नार्थ ने क्या किया, एक गुप्त समिति बनाई। लॉर्ड नार्थ की एक गुप्त समिति बनाई गई थी। सॉरी, मैं आपको ये वैसे एक प्रकार से नोट्स का है, तो मैं आपको थोड़ा सा साफ लिखवा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। आपको ये बनाना है कि परिणाम, प्रभाव और कारण, फिर उसके बाद में ये देखना है, इसमें आपको समझना है। अगर आप ये बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अपना पड़ता है कि कंपनी का, इस यहां पर लिख देता हूं सीधा ही, लॉर्ड नॉर्थ समिति, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ समिति ये क्यों आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच के लिए। और ये कैसी समिति थी? एक गुप्त समिति थी, गुप्त समिति थी, ठीक है ना। गुप्त समिति, गुप्त समिति मतलब किसी को पता ही नहीं चला, और इन्होंने क्या कर लिया, जांच भी कर ली कि हाँ ठीक है भ्रष्टाचार हो रही है कंपनी के अंदर। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वहां पर एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। उत्तरदायी शासन समझते हो आप? उत्तरदायी शासन की मतलब हो गया कि मुंबई का तो सिर्फ अपने प्रांत के लिए उत्तरदायी है, मद्रास का गवर्नर अपने लिए उत्तरदायी है, बंगाल का गवर्नर अपने लिए उत्तरदायी है। ये तीनों किसके लिए उत्तरदायी है? तीनों संयुक्त रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की ब्रिटिश क्राउन के लिए उत्तरदायी है। तो इसलिए वहां की संसद में क्या कानून पारित किया गया, ब्रिटेन की संसद में कानून पारित किया गया लॉर्ड नॉर्थ समिति की सिफारिश पर, और वहां पर भ्रष्टाचार की जांच की गई थी, जिसमें कंपनी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार युक्त पाई गई थी। और उसीलिए इन्होंने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया था। अब बताता हूं मैं आपको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था, यानी कि प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि जो पहला परिणाम प्रभाव, तो आप में ये मान लीजिए कि सबसे पहले तो एक प्रावधान किए गए इन्होंने। तो पहला प्रावधान क्या था? फर्स्ट प्रावधान यानी कि ये एक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में फर्स्ट प्रावधान है, ठीक है ना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का फर्स्ट प्रावधान, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के फर्स्ट प्रावधान में क्या लिखा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसमें सीधा यही लिखा गया था। फोर्ट विलियम किले का नाम लिखा गया था। फोर्ट विलियम किला मैंने आपको बताया था, बंगाल के अंदर एक किला बनाया गया था, तो वहां पर सीधा लिखा हुआ था कि बंगाल, फोर्ट विलियम जो किला था ना, फोर्ट विलियम किले का शासक, या फिर इसको वो अपनी भाषा में बोलते थे गवर्नर, फोर्ट विलियम किले का शासक या गवर्नर बोल सकते हैं अपने इसको। तो वो क्या बनेगा, भारत के ईस्ट इंडियन कंपनी के क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनेगा। क्या बनेगा? गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल क्या हो गया? गवर्नर जनरल एक बड़ी पोस्ट बना दी उन्होंने, गवर्नर से बड़ी एक पोस्ट बना दी गवर्नर जनरल। और क्या कर दिया, बंगाल के अंडर में कर दिया किसको? मुंबई और मद्रास के प्रांत को। किसको? मुंबई और मद्रास के प्रांत को क्या कर दिया? बंगाल के जो गवर्नर थे उसके अंडर में कर दिया, ठीक है। अब उस टाइम पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उस टाइम पर कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के सीधा लिखता, बंगाल के गवर्नर उस वक्त कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो व्यक्ति क्या आया था, भारत में बनकर गवर्नर आया था, और जब गया
तब वो क्या बनकर गया, गवर्नर जनरल बनकर गया। क्या बनकर गया, गवर्नर जनरल। तो पहली बात तो ये, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में कौन था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, ये भी बात पूछ सकता है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था भारत का, सॉरी, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, या भारत का भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये भारत का ये क्षेत्र है, तो भारत में मान लीजिए आप, ब्रिटिश भारत में मान लीजिए आप, क्योंकि ब्रिटिश बंगाल जो है भारत का ये एक हिस्सा है। तो बंगाल गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, क्योंकि जब ये आया था तब तो आया था गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, और जब गया था यानी वापिस अपने प्रांत जब को लौटा था, ब्रिटेन को लौटा था, उस टाइम पर ये क्या था, गवर्नर जनरल था। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक और, इससे एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का या बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। बंगाल का लास्ट, अंतिम गवर्नर पूछा है, ना कि गवर्नर जनरल, ठीक है ना। गवर्नर कौन था, तो गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। इस वॉरेन हेस्टिंग्स के कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार से आप इस बात को रखिएगा याद। अब ये जो फर्स्ट प्रावधान है, इससे क्या हो गया है, सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण इस प्रकार से हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में भारत के अंदर जो राज्यपाल की स्थिति है, वही मान लीजिए आप, वो किस प्रकार से, कि जैसे राजस्थान का जो गवर्नर होता है, वो राजस्थान के लिए कुछ विधिक कानून बना सकता है, कुछ विधेयक पास कर सकता है, ठीक है, और कुछ पास नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से ये हो गया था कि कुछ तो ये बंबई वाला अपने क्षेत्र के लिए विधिक बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता, और मद्रास वाले के पास में भी यही था। लेकिन ये दोनों उत्तरदायी किसके लिए थे, उत्तरदायी किसके लिए थे, बंगाल के उस टाइम पर गवर्नर जनरल के लिए उत्तरदायी थे। ये जवाबदेही किसके प्रति रखते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के प्रति। क्यों, क्योंकि फोर्ट विलियम के किले में उस टाइम पर बैठता था वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया था उस टाइम पर, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया था वहां का गवर्नर जनरल। पद सर्जित किया गया, नया पद को बढ़ाया गया, और अब इसके अंडर में कर दिया गया मुंबई और बंगाल का इलाका, जिससे क्या हो गया, ये एक प्रकार से सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, ठीक है। सत्ता का केंद्रीकरण पहले तो विकेंद्रीकृत हुई थी, क्योंकि इनके पास में अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विधिक थे। अब क्या हो गया था, बंगाल के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हो गए, और बंगाल का गवर्नर है जो कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो गया। और कंपनी तो पहले से थे ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रति उत्तरदायी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थी, ठीक है। मैं एक बार इसको बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूं, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि अच्छा ये क्या था, इस जो फर्स्ट प्रावधान है, इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा। इसमें भारत में केंद्रीय शासन प्रणाली की व्यवस्था जो पहली बार लोगों ने देखी भारत में, प्रभाव है ये, क्या है, सॉरी, परिणाम है ये, परिणाम। परिणाम पड़ा कि भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का प्रारंभ। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, इसलिए ये अपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने देखने हैं कि ये जो एक्ट आए थे, इनसे हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये इसका परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा इसका, कि भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रावधान था, वो क्या था, वो ये था कि प्रावधान नंबर देखते हैं अपने 2, प्रावधान नंबर 2। इसमें ये किया गया कि अब जब ये एक प्रकार से परिषद बन चुकी है, परिषद, आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये जो बंगाल का क्षेत्र था, वहां के वहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, और यहाँ मुंबई और मद्रास जो थे,
उसको क्या कर दिया गया, बंगाल के अंडर में कर दिया गया। तो अब उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब यानी कि मुंबई था, मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में जो भी ये विधिक बनेगा, मुंबई मद्रास में जो विधायक बनेगा, कानून बनेंगे, उसकी अगुवाई बंगाल के अंदर, इस क्षेत्र की अगुवाई बंगाल के अंदर कौन करेगा, यानी कि बंगाल में जाकर के ये कौन बताएगा कि बंबई में अब किस चीज की जरूरत है, मद्रास में अब किस चीज की जरूरत है। तो इसके लिए क्या किया गया, 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया गया। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वर्तमान जो मंत्रिमंडल होता है उसमें भी क्या होता है, जैसे ऐसे होते हैं ना, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, फिर मंत्रिमंडल होती है, मंत्री परिषद होती है। तो इसी प्रकार से उसमें भी सिस्टम किया गया था। तो ये कैसी व्यवस्था का जो कैसी जो आ रही है, तो ये जो है एक प्रकार से परिषद बन रही है, ठीक है, परिषद हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कार्यपालिका का विभाग बन रहा है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समझाया था। तो ये एक प्रकार से क्या बन रही है, एक कार्यपालिका बन रही है। क्या बन रही है, कार्यपालिका। और विधायिका कहां पर है, इनके पास में, बंगाल के पास में, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में। तो ये हो गया अपना 4 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। तो चार यही ये प्रावधान है। सेकंड नंबर प्रावधान क्या है, 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन हुआ। इसके परिणाम क्या हुए, इससे भारत को क्या मिला, भारत में मिला इसको परिणाम क्या मिला, भारत में इसको कार्यपालिका का गठन मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये रेगुलेटिंग 1773 है, इसके प्रभाव इस प्रकार से थे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपने बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।